राम मंदिर की बात कर लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे साथ साक्षात्कार किया और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस की प्लानिंग है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के एक गांधी परिवार के एडवाइजर की बात को कोट करा। क्या आपको लगता है कि आज के युग में कांग्रेस ऐसा बड़ा रिस्क लेगी? अगर सत्ता में आके कांग्रेस एक कर देगी तो कांग्रेस को भी पता है कि इसका रिएक्शन बड़ा जबरदस्त होगा। ऐसा ना, दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। वो दिल की बात जुबां पर आई है, अब जुबां पर आई है तो उसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या, यही है उनके दिल में। लेकिन इससे चुनाव पोलराइज करने का प्रयास नहीं है। वो आप सनातन को गाली दें जी और आप चुप रहें, राम के खिलाफ आप एफिडेविट डालें, राम काल्पनिक है, इतिहास इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और हम चुप रहें, ये कैसे होगा? अब हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जी, हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाया है वो उनको हम लाएंगे, तो हम क्या करें इसमें बताइए? तो राम हमारे लिए आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अडवाणी जी ने तो यात्रा निकाली। आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये अगर आप राम मंदिर अप्रैल में करते तो ज्यादा अच्छा था। अरे भाई, राम का प्राण प्रतिष्ठा ग्रहों के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार होता है, चुनाव के डेट के साथ नहीं होता उसका कनेक्शन। हमारे लिए राम वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। जी, एक सवाल, क्योंकि मेरे को 23 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने ये सवाल अडवाणी जी से भी पूछा, राजनाथ जी से भी पूछा, गडकरी जी से भी पूछा, और कि ये आपसे भी कई बार पूछ चुका हूं मैं, ये पोलराइज बीजेपी को बार बार पोलराइज फैक्टर क्यों माना जाता है? जब से सिंस द इंसेप्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, आज 2024 के अंदर भी ये सवाल बतौर पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं, या और बाकी पत्रकार भी पूछते हैं, हाउ डू यू टेक इट एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट? ऐसा है कि ये बच्चे, कांग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुनाव में। जी, जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पोलराइजेशन हो गया। मैंने क्या कहा, आप बताइए, अखिलेश जिन्ना को लेके आया था कि नहीं आया था? हर चुनाव में लाने वाला कौन है? आपने अपने पैरा 1, 5 और 6 में लिखा नहीं लिखा स्पेशल ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटीज? इस 21वीं शताब्दी में जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं और सारे देश को एक साथ मिला करके चल रहे हैं सबके लिए, और कभी उसका हम बखान नहीं कर रहे हैं, हम सारी पॉलिटी को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके की डिविजिव फोर्सेस का, जो आपका अंग्रेजों से आपने जो मंत्र सीखा, डिवाइड एंड रूल, डिविजिव पॉलिटिक्स, वो आप हर इलेक्शन में करते हो और आप माइनॉरिटी वोट को सीख करने का प्रयास करते हो, तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी वोट कहां जाता है? लेकिन और ये पोलराइज कौन करता है? आप करते हो, हम तो आपको एक्सपोज करते हैं। मैं एक और, पीओके की बात बीजेपी अपनी हर रैली में कर रही है, राजनाथ जी कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और राजनाथ जी ने तो ये बोला पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। तो मतलब अगली सरकार का एजेंडा यही है क्या? ऐसा जो एजेंडा है वो हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है जी, लेकिन जो वहां के हालात चलते रहते हैं उस पर कोई तबसरा हो जाए तो बात अलग है। हम लोगों ने कोई न उसको एक्सप्रेस किया है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सियाचिन तक भारत का हमारा हक है और हम वहां तक की बात करते हैं। जी, लेकिन बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कई बार बोल चुकी है कि पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर को बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। ऐसा है, इसीलिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना, क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके, आप भारत की बातों को ठीक ढंग से रख नहीं सके, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहे और हजारों लोगों की शहादत देनी पड़ी है। आज मोदी जी की राज में घर में घुस करके पाकिस्तान को सिखाने की आदत हमें लगी है। मेरा अगला सवाल है कि फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करी, केजरीवाल की भी तारीफ कर दी एक बात पर, हालांकि केजरीवाल ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट करा। लेकिन हालांकि कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब क्या है? सबसे पहले समझिए कि जो हमारा विरोधी देश है उसके लोग आपकी तारीफ करें तो आपकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? और वो तारीफ इस तरीके से करें ताकि आप जो डिविजिव फोर्सेस के साथ यहां पर खड़े हैं उसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ। और ये जो केजरीवाल को खंडन इसलिए करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है, और इसलिए
जी, केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। केजरीवाल ने आजकल देश का माइंड स्पेस और बीजेपी का भी माइंड स्पेस काफी ले रखा है। आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है। हम बीजेपी ने नहीं ले रखा है जी, वो जिनका नाम आप लेने वाले हैं जी, उन्होंने ले रखा है। जी, राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, आप खुद राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं जी, जिस दिन लखनऊ में आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप चुपके चुपके माइक बाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे? एक बार अखिलेश को दिया, एक बार संजय सिंह को दिया, आप चुप क्यों थे? वह विजुअल निकाल करके आप देखिए, वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जवाब दे सकें। तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी पोल तो कभी ना कभी खुलती है। क्या आपको लगता है कि ये विषय चुनावी फैक्टर भी बनेगा? कौन सा? स्वाति मालीवाल वाला? ये आम आदमी पार्टी के चरित्र को बताता है, कैरेक्टर को तो जब कैरेक्टर को बताता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही हैं। पर अरविंद केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं? अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खींचने के लिए अपने इज्जत आबरू को दांव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए, ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर देखिए, पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता, उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी, तो मैं तो वही बोल रहा हूं ना कि बात क्यों नहीं करते, वो दूसरी तरफ क्यों उसको डाइवर्ट करते? वो इमोशनल कर रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21वीं शताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है क्योंकि कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको आपको लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? निश्चित रूप से। क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले हैं। वो 1 तारीख को वापस जाएंगे, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है। पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अगर 4 जून को इंडिया अलायंस जीत गया तो उन्हें जेल नहीं जाना, फिर उनको बेल मिल जाएगी। यानी कोर्ट को वो समझते हैं वो किसी सरकार से इन्फ्लुएंस होता है। वो उनकी कार्यशैली का तरीका है, ओबे और गेट लॉस्ट। तो वो सोचते हैं कि सत्ता में आते तो हम इनको कहते हैं हमारे डिक्टेट्स मानो, नहीं तो गेट लॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करती है। नड्डा जी, मेरा अगला सवाल है कि ईडी सीबीआई पे तो आप पे बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि हर एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, और आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरोप आपकी पार्टी पर लगाया जाता है कि आप लोकतंत्र ही समाप्त करना चाहते हैं। आप बुरे कर्म करो और दोष किसी और पर जड़ो। आप बताइए, ईडी ने जितने भी चार्जेस पॉलिटिकल लीडर्स पर लगाए हैं, एक भी चार्ज में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कोर्ट से कोई रियायत मिली क्या? क्या किसी चार्ज को किसी कोर्ट ने कहा कि ये गलत चार्ज है? किसी को भी उन्होंने कोई रियायत दी हो और कहा हो कि नहीं, ये जो चार्ज फ्रेम है ये गलत है? तो इसलिए ईडी की क्रेडिबिलिटी पर यह प्रश्न खड़ा करना, ये नैरेटिव क्रिएट करना, ये विपक्ष का काम है। बुरे कर्म करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोष डालो। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, एसओपी है ये इनका। अब रही बात ईवीएम की, जीत जाओ तो तुम पहलवान, हार जाओ तो ईवीएम दोषी। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़। नाचना ना आए तो बोलो आंगन टेढ़ा है, और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। पिछले एक सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए हैं जिसमें विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है, ये मुंह की खाने के बावजूद भी इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी तपस्या, उनका कार्य करने का तरीका, उसको भारत की जनता ने दिल से अपने साथ आत्मसात किया है, और उसी ताकत पर दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार जी, ये नारा गूंज रहा है। नतीजों के बाद अगर कुछ कमी रही तो बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका प्लान बी क्या है? ऐसा है, कोई कमी ही नहीं रहेगी। आप अमीश जी, मेरी बात पूरी जिम्मेवारी से अब मैं आपको बता रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंट एकदम
आप 4 तारीख को हमको मिलिएगा, कोई कमी रहने वाली नहीं है, कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है। एक तरफा लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। बीजेपी का नंबर क्या होगा? 400 पार, बीजेपी टू 370 प्लस। 370 प्लस अभी भी? जी। चलिए, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अपना 370 कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे तो आप लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को शपथ ग्रहण का अभी से न्योता देता हूं, मैं तो मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री बोलूंगा। ऐसा है कि अब मैं, वो हमारे पार्टनर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हसीन सपने ही हैं। जी। और राहुल गांधी जो हैं वो खटाखट गरीबी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पहले गरीबी का ग समझ लें क्या है, तब गरीबी अच्छा, आपको क्यों लगता है राहुल गांधी कुछ समझते ही नहीं है? मैं इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई चीज डेप्थ से समझने की आदत नहीं है। आपने एक उनका नया नामकरण भी कर दिया, वो पर्ची वाले नेता है, आप ही ने सदन में बोला था, उसके बाद से पूरी बीजेपी बोलने लग गई है। तो सच्चाई बोली ना मैंने, पर्ची वाले नेता है। किसने कॉन्ट्रडिक्ट किया? आप बताइए, वो मुस्लिम लीग का एजेंडा उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आत्मा मर गई क्या? आप बताइए, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं। पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है क्या? आत्मा समाप्त हो गई है क्या? इसी के लिए कांग्रेस बनी थी क्या? तो ये कांग्रेस तो हाईजैक्ड है। तो और उनको ये पर्चियां कौन दे रहा है? कौन से एजेंडा उठा करके ला रहे हो? अरे पहले अपने पिताजी को बोलो कि उनकी अकल नहीं थी, हमको अकल ज्यादा आ गई है। जिन्होंने कहा कि ओबीसी के बारे में जिन्होंने वक्तव्य दिया था, रिजर्वेशन के बारे में। लेकिन राहुल कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मीडिया नहीं है हमारे साथ, ये राहुल जी बोलते हैं। ईवी मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आपने मेरे से इंटरव्यू में कम से कम 20 बार उनके बारे में प्रश्न किया जी। अब इससे मीडिया उनको क्या प्रोजेक्शन दे सकती है? लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है कि आप यू कैन नॉट इंप्रूव समबडीज कंटेंट। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक भी बात मैंने कोई ख्याल में बोली है क्या? मैंने तथ्यों पर बोला है। नहीं, वो हमसे अगर इंटरव्यू करने के लिए राजी होंगे तो हम जरूर उनका भी करेंगे। अब आपने कहा कि वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो लेवल प्लेइंग कहां है? स्पेशल फील्ड है उनके लिए, हम हैं लेवल पर। आप हमको जब बोलते हैं मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता हूं। ये तो वो शाही खानदान से है जो सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने तो 50 से ज्यादा इंटरव्यू कर दिए इस इलेक्शन के अंदर। तो लेकिन मैं अब आपके राज्य पर आता हूं, हिमाचल प्रदेश में। वहां पर 4 लोकसभा सीटें हैं, आपको तो पूरा देश ही है, लेकिन क्योंकि आपका गृह प्रदेश है, और इस बार 6 विधानसभा सीटों का भी चुनाव है। और अमित शाह जी ने कहा कि इस बार आपके पास एक बड़ा मौका आया है, सरकार भी बीजेपी की लाने के लिए, नीचे भी और ऊपर भी। कांग्रेस की एक सरकार, हिमाचल छोटा सा राज्य है, वहां पर बनी, और आप लोग उसके भी पीछे पड़ गए। हम पीछे नहीं पड़े जी। देखिए, बड़े सिंपल सी बात है। आप सोचिए जी कि आपके 6 विधायक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं। कभी कांग्रेस ने इसका एनालिसिस किया कि मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा खाना हमारे साथ खाया, लंच हमारे साथ किया, डिनर हमारे साथ किया, वोट कहीं और डाला है। यही तो इसका मतलब आपसे परिवार नहीं संभल रहा है, आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपके बीच में भाइयों में झगड़ा है और भाइयों के मन में कुछ और है, ये आपको पता नहीं चलता है। आप पार्टी चला रहे और दोष मेरे ऊपर दे दो। तो क्या 6 में से जो विधानसभा की 6 में से कितनी बीजेपी? 6 में से 6 भारतीय जनता पार्टी। 4 में से 4 की 4 लोकसभा में, 4 में बिल्कुल 4। मंडी भी आएगी, 2014 में भी आई है, 2019 में भी आई है, 2024 में भी। क्योंकि कंगना रनौत वहां से लड़ रही हैं और जीतेंगी। विक्रमादित्य सिंह ने बोला कि जिस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखिए, ये सब लोग इसी अंदाज में जीते रहे ना सब। ये प्रिंसेसेस की पार्टियां हैं, ये तो वो भी राजा के, हाँ, वो भी राजा के उस खानदानों से आते हैं। तो इनको वो कोई मंदिर में ना जाए, सिर्फ पूजा मैं ही करूं, मैं ही अभिषेक करूं, मेरा ही अधिकार है, इस मानसिकता में पले बड़े हैं। तो इस तरीके के लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में मेरे 2 छोटे